Hello students, welcome. Welcome to lecture number 3. Lecture number 3 of chapter number 4. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कोई चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल की मोशन, उसकी ट्रेजेक्ट्री, ये पर्टिकुलर चीजों के बारे में आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप देना चाहता हूं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर दिया था। आप जस्ट देख सकते हो स्क्रीन पे मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था हमारा, वो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये था एफ एम यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ये दोनों सिचुएशन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज जीरो हो जाता है। V इज इक्वल टू जीरो होने पे भी मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करें तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, और स्टेशनरी चार्ज होता है, उस स्टेशनरी चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b की डायरेक्शन से हमको मिल जाती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज है तो वो माइनस v क्रॉस b की डायरेक्शन में लगता है। दोनों सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होता है। और एक फोर्स हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, जो था करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। अब करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो है वो है आई एल क्रॉस बी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर और कंडक्टिंग वायर एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर वायर। अब इस पर्टिकुलर वायर पे लगने वाला फोर्स जीरो हो सकता है अगर एल और बी पैरेलल या एंटी पैरेलल हो। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी। इसमें भी एक रूल है कि एल और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। तो ये दो चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। अब इस पर्टिकुलर चीज को लेके पहले एक प्रॉब्लम करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे ग्रे कलर का जो आपको दिख रहा है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, वो एक वायर है। उस वायर का जो मास है वो है 200 ग्राम। 200 ग्राम है, मतलब ये है 0.2 किलोग्राम। ओके, ये जो है वो 0.2 किलोग्राम है। और डेफिनेटली नीचे की तरफ उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है, वेट जिसको हम बोलते हैं, वेट mg नीचे की तरफ लगेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2g। ओके, अब क्या है देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ये वायर की लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है, और इस वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट जो है वो 2 एम्पियर है। देखो यहाँ पे फिगर में मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है। और इस वायर को हम क्या करते हैं, इस वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है वो भी यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि इट इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है सो दैट ये वायर हवा में लटका हुआ रहे, मतलब गिर नहीं जाना चाहिए ये वायर। अब कॉमन सेंस बनती है, ये वायर क्यों नहीं गिरेगा भाई, नीचे की तरफ तो वेट होता है, वेट होता है तो वायर को गिरना चाहिए। अगर ये वायर नीचे की तरफ नहीं गिरता है तो इस पर्टिकुलर वायर के ऊपर नीचे की तरफ लगने वाले वेट को बैलेंस करने वाला एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और अपने केस में क्या है, करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फोर्स इस पर्टिकुलर वायर के ऊपर लगेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन को यूज करके हम क्या जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है करंट की डायरेक्शन यानी लेंथ की डायरेक्शन, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप एल से बी की तरफ अपना स्क्रू घुमाते हो,
ये है आपका स्क्रू, ठीक है। अगर ये स्क्रू को आप एल से बी की तरफ घुमाते हो तो स्क्रू जाएगा ऊपर, एल क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिलेगा, और इसलिए ऊपर की तरफ जो फोर्स मिलेगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे मैंने वो ब्लू फोर्स दिखाया हुआ है, यू कैन सी दिस ब्लू फोर्स विच इज बेसिकली आई एल बी। मैंने यहाँ पे आई एल बी क्यों लिखा, तो देखो फोर्स जो होता है वो होता है आई एल क्रॉस बी, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, आई एल बी साइन 90 लिखेंगे, और इसकी वजह से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा आई एल बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आई एल बी जितना फोर्स है, नीचे की तरफ वेट लग रहा है, एंड हम बोल सकते हैं कि इफ वायर इज सस्पेंडेड in magnetic field, sorry, in air I should say, then ये ऊपर का मैग्नेटिक फोर्स जो है आई एल बी वो किसके साथ बैलेंस करना चाहिए, mg के साथ बैलेंस करना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को सब्जेक्ट बना दो, तो mg अपॉन आई एल, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। mg अपॉन आई एल फॉर्मूला मिल जाएगा। mg का वैल्यू है 0.2g, g को अगर हम 10 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10। आई का वैल्यू कितना है, तो कि 2 एम्पियर है, और लेंथ की वैल्यू 1.5 है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, तो देखिए 0.2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन 1.5, सो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी 2/3, 2/3 टेस्ला, ठीक है। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, तो 6 एंड 6.67, सॉरी 0.667, 0.667 टेस्ला, और यू कैन से 0.67 टेस्ला। टेस्ला जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, ठीक है। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका यूनिट है। यहाँ पे वो साइड में मैं नोट करके लिखता हूं, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे बी का फॉर्मूला क्या आया, यू कैन सी mg, mg एक फोर्स होता है, नीचे करंट आया और यहाँ पे लेंथ आया। तो यहां से आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन अपॉन करंट का एम्पियर, लेंथ का मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, एंड देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेस्ला जो होता है, टेस्ला जो होता है वो होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। ओके, ये टेस्ला जो है वो लार्ज यूनिट है, इसका एक छोटा यूनिट भी है, छोटा यूनिट है गॉस। याद रखिएगा एक गॉस जो होता है वो बेसिकली 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। ओके, एक गॉस जो होता है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। तो ये जस्ट सेपरेट में यहाँ पे कर दे रहा हूं, यू कैन सी दैट, क्योंकि ये दिस नॉट बिलोंग टू प्रॉब्लम, बट इस प्रॉब्लम से मुझे इतना आइडिया आ चुका है कि अगर मुझे टेस्ला की यूनिट जाननी है तो कैसे जान सकते हैं, राइट। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे आपको फिगर समझनी पड़ेगी और आपको राइट हैंड स्क्रू रूल आना चाहिए। अगर आपको राइट हैंड स्क्रू रूल आता है तो ये प्रॉब्लम आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब मोशन ऑफ चार्ज विद इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, तो हम अलग अलग केसेस लेते हैं। तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर किया जाए, सो व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल
is entered in the direction of magnetic field intensity. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं चार्ज पार्टिकल को भी इसी डायरेक्शन में एंटर करूंगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हियर V इज पैरेलल टू B। ओके, ऐसा बोल सकते हैं। और V इज पैरेलल टू B तो क्या हो जाएगा, V क्रॉस B 0 हो जाएगा, एंड देयरफॉर नो मैग्नेटिक फोर्स acts on particle। पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, और साथ साथ में क्या होगा, एंड देयरफॉर पार्टिकल विल कंटिन्यू इट्स मोशन along magnetic field on which path, linear path। तो यहां पे पता चल चुका है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो लीनियर होगी। अब दूसरा केस, when particle is entered in the direction opposite to magnetic field intensity। तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है और हम पार्टिकल को एंटर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि V इज एंटी पैरेलल टू B, और यहाँ पे V क्रॉस B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होने के बावजूद भी यहाँ पे जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो सेम रिजल्ट मिलेगा जैसे पहला मिलता था। क्या होगा रिजल्ट यहाँ पे, तो वही रिजल्ट मिलेगा, नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट। ओके, नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट। Therefore, no magnetic force will act on it, and particle will continue its motion along the direction opposite to what, magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव किया जाए तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री मिलेगी वो लीनियर ट्रेजेक्ट्री होगी। दोनों केस में ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, लीनियर ट्रेजेक्ट्री होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड को मैं रिकॉल करवाना चाहता हूं। 11th स्टैंडर्ड में आप सर्कुलर मोशन पढ़े हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है
तो सर्कुलर मोशन के दौरान उसके ऊपर लगने वाला एक ही फोर्स होता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ऐसे सिचुएशन में उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा सेंट्रीपीटल फोर्स, उसके ऊपर सेंट्रीपीटल फोर्स लगेगा। अब क्या, तो देखिए यहाँ पे फिगर से ही पता चल जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, ये रेड वाला फोर्स, और v जो है वो वेलोसिटी है पार्टिकल की। और आप देख रहे हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। अगर फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब दो परपेंडिकुलर वेक्टर जो होते हैं ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखिए अगर हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी क्या है, देखो फोर्स से परपेंडिकुलर है, और आप जानते हो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कंसीडर किया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे कोई मुझे पूछे कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लोगे आप, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। और आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और इसका मतलब ये हो गया कि इस पार्टिकल के ऊपर ये सेंट्रीपीटल फोर्स जो है वो कोई भी वर्क नहीं करेगा, मतलब वर्क डन बाय फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी जीरो। ठीक है, अब पार्टिकल के ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहा है तो मतलब पार्टिकल की जो स्पीड होगी उसमें चेंज नहीं आएगा, पार्टिकल की स्पीड में चेंज नहीं आएगा। बट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तब स्पीड कांस्टेंट रहती है बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे वही दिखना चाहिए आपको, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो आप जानते हो कि थोड़ी देर के बाद पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा, फिर थोड़ा आगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। यू कैन सी दैट। तो हर एक पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन चाहते हो तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, और ये आप जानते हो। तो जब भी फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तब स्पीड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन चेंज होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन होती है। देखिए यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन और स्पीड के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी एंड मोमेंटम आर नॉट कांस्टेंट। ये थोड़ा 11th स्टैंडर्ड का ब्रीफ हमने देखा। अब इस पर्टिकुलर चीज को दिमाग में रखना, इस पर्टिकुलर टॉपिक जो हम आगे जाके करने वाले हैं उसमें वो काम आने वाला है। देखिए क्या है वो, मोशन ऑफ चार्ज विद इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन पार्टिकल एंटर्स नॉर्मल टू द फील्ड। अगर मैं किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर एंटर करूं तो क्या होगा, देखते हैं। अगर मैं किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर एंटर करता हूं तो क्या होगा, तो देखिए मैंने पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया, ये जो वेक्टर है ना, चलो मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूं इस वेक्टर को, और थोड़ा सा मोटा वाला वेक्टर बना देता हूं। चलो तो देखो यहाँ पे इस पार्टिकल को मैंने अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में एंटर किया। यू कैन अंडरस्टैंड आई थिंक, राइट। ये वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे मिलेगा, ये जो है ना वो वेलोसिटी वेक्टर है। अब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस 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 किए हुए हैं। ये क्रॉस जो है वो दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, दिस इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर पेज। आपके सामने जो आप जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख रहे हो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, अल्टीमेटली इट इज इनटू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जरा इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर की तरफ है और वेलोसिटी वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है, ऐसा कोई ऐसा वैसा पार्टिकल नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो आप जरा ध्यान से राइट हैंड स्क्रू रूल को यूज करना है।
तो देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो, वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरफ हो, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको स्क्रू रोटेट करोगे अगर आप, तो स्क्रू कहाँ पे जाएगा भाई? ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जरा याद करो, अच्छी तरह से इमेजिन करो। देखो स्क्रू कहाँ पे होगा, जरा ध्यान से देख लो। स्क्रू यहाँ पे होता है, ओके, यहाँ पे स्क्रू होता है और इसको अगर आप रोटेट करते हो V से B की डायरेक्शन में, तो स्क्रू जाएगा ऊपर। सिमिलरली इस केस में भी ये जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बताऊं, तो चलो मैं इसमें से कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो मान लो ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो ऊपर की तरफ होगा। ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ होता है। थोड़ा सा परफेक्ट वेक्टर बना देता हूँ। चलो समझ में आ गया ये परफेक्टली कि ये Q जितना चार्ज है और Q जितने चार्ज पे ये जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ होता है। हमेशा मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q V क्रॉस B होता है। तो V क्रॉस B की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स देखो, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से क्या हुए? परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए? और अभी हमने देखा था जब फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है? तो क्या होता है, ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री जो होती है, ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या हो जाएगी? थोड़ी सी यहाँ पे सर्कुलर बन जाएगी। चलो मान लो सर्कुलर बन गई। अभी पार्टिकल यहाँ पे आया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अभी आप देखो पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरफ है? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। और आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगेन इट इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। तो कुछ ऐसा हो गया है, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनसाइड द स्क्रीन है। ओके, ये इनसाइड द स्क्रीन वाला वेक्टर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो फिर V से B की तरफ अगर स्क्रू घुमाओगे तो स्क्रू किस तरफ मूव करेगा? लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा। देखो स्क्रू वाला जो कंसेप्ट है ना, अभी क्या है यहाँ पे वर्चुअल सिचुएशन में मैं आपको अच्छी तरह से एकदम परफेक्टली नहीं समझा सकता हूं, इसलिए थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। आप जरा अपनी उंगलियां करो, उंगलियां कैसे रखो? दो उंगली ले लो, पहली दो उंगली, तो दो उंगली एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखो, एक उंगली ऊपर की तरफ रखो और एक उंगली स्क्रीन की तरफ रखो। इस तरह से आप अपने दो उंगलियों को एडजस्ट करो। फिर क्या करो, आपकी जो पेन हो या कुछ भी हो, यू कैन जस्ट इमेजिन कि ऊपर की तरफ वाला वेक्टर वी वेक्टर है और अंदर की तरफ जाने वाला वेक्टर बी वेक्टर है। तो आप अपनी पेन या पेंसिल को ऊपर वाले वेक्टर या अपनी ऊपर वाली उंगली से लेके स्क्रीन के अंदर की तरफ जाने वाली जो उंगली है उसकी तरफ रोटेट करना शुरू करो। अगर आप उसको रोटेट करोगे तो आपको पता चलेगा वो पेन या पेंसिल जो आपने लिया है, दैट पेन और पेंसिल विल मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे भाई? तो वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगेन ये देखो अल्टीमेटली फिर से क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर और बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का वेक्टर, वो दोनों फिर से परपेंडिकुलर हो गए। तो फिर यहां से भी क्या होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल ट्रैवल करेगा। तो मतलब इसको जनरलाइज करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये पार्टिकल का सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का सेंटर यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो तो पता चल जाएगा यहाँ पे है। और ऐसे सिचुएशन में ये पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर अगर इस तरफ है तो मतलब फोर्स का जो वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। अगर इस पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं इस तरफ लेता हूं तो फोर्स का वेक्टर मुझे किस तरफ मिलेगा? फिर इस तरफ मिलेगा, ठीक है। फिर पार्टिकल के लिए अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ लेता हूं, सपोज यू कैन सी दैट, तो फोर्स का जो वेक्टर है वो मुझे इस तरफ मिलेगा। ओके, फोर्स का जो वेक्टर है वो फोर्स का वेक्टर मुझे इस तरफ मिलेगा, यू कैन सी। एंड ऑल द फोर्स वेक्टर्स आर ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट? यू कैन सी दैट
सारे फोर्स के जो वेक्टर्स है वो सेंटर की तरफ क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर है Fm इज बेसिकली व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया कि नहीं हो गया, वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू centripetal force Fm, charged particle performs circular motion when it is entered perpendicular to magnetic field। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करोगे तो ये सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया, क्या समझा दिया कि पार्टिकल की सर्कुलर मोशन कैसे होती है। अब देखो, पार्टिकल की सर्कुलर मोशन होती है तो हम बता सकते हैं कि हियर फॉर चार्ज Q performing circular motion, here charge Q performing circular motion, हम ऐसा बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई, तो कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r। और ये मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, QVB साइन थीटा। और अपने केस में ये हो जाएगा mv/r और ये हो जाएगा QB। क्यों ऐसा हो जाएगा, बिकॉज थीटा जो है 90 है, एज v इज परपेंडिकुलर टू b। क्योंकि हमने वेलोसिटी जो है पार्टिकल की वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमने पार्टिकल को एंटर ही इस तरह से किया है कि सो दैट पार्टिकल रिमेन्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए थीटा की जगह पे 90 आएगा, साइन 90 विल बी 1, वी कैंसिल हो जाएगा, तो mv/r इज इक्वल टू QB। एंड देयरफॉर मुझे यहां से क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी मुझे मिल जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी जो है वो मुझे मिल जाएगा r, और उसकी वैल्यू क्या होगी, mv/QB होगी, या आप ऐसा बोल सकते हो मोमेंटम अपॉन QB। ओके, ये उसका फॉर्मूला हो गया। और यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है कि यहाँ पे ये जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या फिर आप मोमेंटम जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, राइट? आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट वेलोसिटी राइट नाउ। सो मतलब अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ जाएगी तो पार्टिकल की सर्कुलर मोशन करने में जो रेडियस है वो रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पे समझने का जो था हमारे पास, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है? तो अब उसके आगे क्या, तो उसके आगे छोटी छोटी कैलकुलेशन है। देखो, अब ये तो रेडियस की कैलकुलेशन हो गई। रेडियस के बाद कौन सी कैलकुलेशन करेंगे, तो कि भाई फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी एंड यू कैन से टाइम पीरियड, है ना?
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं, चलो। तो देखो, हम जानते हैं कि रेडियस जो है वो है mv अपॉन क्यूबी। उसके ऊपर से मैं ऐसा लिख सकता हूं, v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा आर लिख सकता हूं। आप जानते हो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ओके, अगर मैं ऐसे लिख लेता हूं तो देखो, यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा कि आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचेगा और यहाँ पे राइट हैंड साइड में एम ओमेगा अपॉन क्यू बी बचेगा। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसको एक स्टेप नीचे करके ही लिखता हूं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो, आर तो ऐसे ही रखा मैंने, v की जगह पे मैंने क्या कर दिया, ओमेगा आर कर दिया, और नीचे मैंने क्या ले लिया, क्यूबी ले लिया। रीजन इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो यहां से मुझे क्या मिला, 1 इज इक्वल टू एम ओमेगा अपॉन क्यूबी, और यहां से मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, यहां से मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और मैं इसलिए बोल सकता हूं देयरफॉर एंगुलर स्पीड, या आप चाहे उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, वो मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन एम हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन एम हो जाएगा, देखो यहां पे। ओके, ये आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिला। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालते हैं देखिए ना। ओमेगा जो है वो है क्यूबी अपॉन एम, ठीक है ना। तो ओमेगा की जगह पे अपने क्या लेंगे, 2 पाई एफ ले सकते हैं, वेर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, यहां पे एफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी, और उसके ऊपर से मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। ये मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल चुका है। मतलब वो सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पे अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो वो पार्टिकल के लिए फ्रीक्वेंसी, मतलब एक चक्कर, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो बेसिकली, सॉरी, एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं, वो उसका फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ऑल्सो टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो क्या करेंगे भाई, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन से अच्छा वर्ड है रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और इसकी वजह से टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। अब देखिए यहां पे ये तीन फॉर्मूला मुझे मिल चुके हैं, मैं तीन फॉर्मूला को एक साथ लिखता हूं यहाँ पे, जस्ट नोट करके इसको समझिए। ओमेगा का फॉर्मूला मिला क्यूबी अपॉन एम, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला क्यूबी अपॉन 2 पाई एम, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। ये सब वैल्यू, ऑल दिस वैल्यूज are independent of what, of r and वेलोसिटी। मतलब सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल की अगर आप स्पीड बढ़ा दोगे तो भी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड टी, ये तीन क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। अगर आप उसकी रेडियस को चेंज करोगे तो भी ये तीन क्वांटिटी जो है
वो सेम रहने वाली है। मतलब रेडियस या वेलोसिटी में चेंज करने से एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये चार्ज पार्टिकल का जो होता है उसमें चेंज नहीं आएगा। और ये आप देखो क्यों कांस्टेंट क्वांटिटी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बी भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मतलब ये तीन चीजें अल्टीमेटली क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ओके, इसमें चेंज क्यू बी और एम, ये तीनों में से कोई एक चीज में चेंज करोगे तभी जाके चेंज आएगा। लेकिन फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट क्यू बी और एम हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये तीन क्वांटिटी आपको कांस्टेंट मिलती है। तो मतलब जब पार्टिकल आप पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इस तरह से अगर आप पार्टिकल को एंटर करते हो तो क्या होता है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। ये पहली बात, सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन की कौन सी रेडियस में करेगा, तो हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला और उस फॉर्मूला से हमको ये पता चला कि रेडियस जो होती है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी डबल करोगे तो रेडियस डबल हो जाएगी, वेलोसिटी को चेंज करने से रेडियस चेंज होती है, ये हमको पता चला। तो वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीजें जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड, सॉरी, रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब आप रेडियस और वेलोसिटी को चेंज भी कर लो, ये तीन क्वांटिटी में कभी चेंज नहीं आएगा। एंड दिस इज द की फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। क्यों की फैक्टर है ये, हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, अभी उसको यहीं पे रखते हैं। अभी हमने क्या किया यहाँ पे, अभी हमने देखा कि पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर किया तो क्या होता है, हमको समझ में आ गया। पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हमने अप्लाई किया तो क्या होता है, वो भी हमको समझ में आ गया। पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर किया तो भी हमको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या होता है, उसकी मोशन क्या होती है, उसकी फॉर्मुलेशन क्या होती है। लेकिन अगर हम पार्टिकल को 0 डिग्री पे, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरे एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर हम एंटर करें तो क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। When particle is entered in uniform magnetic field at angle theta, but theta is other than 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये समझने वाली बात है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये जो है वो जेड एक्सिस है, मान लो ये जेड एक्सिस है, ओके। ये एक्स एक्सिस है, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और वाई एक्सिस कहां पे मिलेगा भाई आपको, तो वाई एक्सिस इस तरह से आपको वर्टिकली मिल जाएगा, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। अभी मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे एक प्लेन बना देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग बेटर। देखो ये एक्स जेड प्लेन है, ये प्लेन जो है वो एक्स जेड प्लेन है। अभी मैं क्या करता हूं, एक चार्ज पार्टिकल को एंटर करता हूं यहाँ पे, ये चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे एंटर करता हूं। चलो चार्ज पार्टिकल को मैंने इस डायरेक्शन में एंटर किया, चार्ज पार्टिकल को मैंने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटर किया, और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाती है वो है थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना है, ये एंगल कौन सा एंगल है भाई, थीटा एंगल है। तो फिर क्या होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे एक v पैरेलल कंपोनेंट मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मुझे क्या मिल जाएगा, v पैरेलल कंपोनेंट मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे जरूरी नहीं, ये जो मैंने वेलोसिटी वेक्टर लिया है ना, वो वेलोसिटी वेक्टर इज डजंट बिलोंग्स टू एग्जैक्ट प्लेन, जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट प्लेन में ही हो। चलो वो भी अच्छी तरह से ड्रॉ करके कंसेप्चुअली मैं क्लियर कर देता हूँ।
कि ये भी डाउट ना रहे आपको। चलो, ये वेलोसिटी वेक्टर जो है उस मान लो कि एक्स वाई प्लेन में है, इट इज इन एक्स वाई प्लेन, लेट अस से, ओके। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो एक्जेक्ट प्लेन में ही होगा, लेकिन ये जो पार्टिकल है एक्स, मैंने एक्स वाई प्लेन में ले लिया, वेलोसिटी वेक्टर बिलोंग्स टू एक्स वाई प्लेन, ओके। और ये जो वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के साथ क्या कर रहा है भाई, थीटा जितना एंगल बना रहा है, यू कैन सी दैट। तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो एक कंपोनेंट उसका क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा, वो कंपोनेंट को मैं वी पैरेलल बोलता हूं, और वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। और एक कंपोनेंट जो मुझे मिलेगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल मिल जाएगा मुझे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। एक जो कंपोनेंट होगा वो मुझे कहां पे मिल जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल मिल जाएगा, और उस कंपोनेंट को मैं बोलता हूं वी परपेंडिकुलर, और ये होगा वी कॉस थीटा, सॉरी वी साइन थीटा। और ये जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v cos थीटा, यू कैन सी दैट। तो मैंने ये यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर से मुझे क्या पता चलेगा, तो इस स्ट्रक्चर से मुझे कुछ पता ये चलता है, देखो ये v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, वो y एक्सिस में है, और b मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस में है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे v, अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पर्टिकुलर v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही है, सब फोकस किसके ऊपर करो, v परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के ऊपर आप फोकस करो। अगर इस कंपोनेंट के ऊपर फोकस करोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही मिलेगी कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये v परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से उसका चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा, वो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा भाई, सर्कुलर मोशन होगा, है कि नहीं। चार्ज पार्टिकल का मोशन उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलर होगा। और अब देखो v पैरेलल कंपोनेंट भी है। अब यहां से इतना मुझे पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है, देखो कि v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ओके, तो दिस विल मेक चार्ज्ड पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ, है कि नहीं। ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मूव करवाएगा, वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो। और अब वी पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, तो वो वी पैरेलल कंपोनेंट, आप जानते हो कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर एंटर करते हैं तो क्या होता है, बस जिस डायरेक्शन में एंटर किया उस डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली लीनियर ट्रेजेक्टरी पे वो मूव करेगा। तो मतलब वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस विल मेक charged particle move along x एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं, है कि नहीं। इस फिगर से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये v पैरेलल कंपोनेंट जो है वो b के पैरेलल है, इसकी वजह से उसके पार्टिकल की मोशन कहां पे होगी, x एक्सिस पे होगी। लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल की जो मोशन होगी वो y एक्सिस, सॉरी सर्कुलर मोशन होगी। तो अब सोचो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की मोशन हो रही है, एक ही चार्ज पार्टिकल और एक ही चार्ज पार्टिकल दो अलग अलग टाइप की मोशन मिलके कर रहा है। मतलब ये मोशन कैसी होगी, देखो जरा ध्यान से। पार्टिकल ने क्या किया, सर्कुलर मोशन करना शुरू किया, ऐसे, ठीक है। पार्टिकल ने ऐसे सर्कुलर मोशन करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसकी सर्कुलर मोशन होगी उसके ऊपर वी पैरेलल कंपोनेंट का इफेक्ट भी होगा, और उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव भी करेगा। और उस हॉरिजॉन्टल मूव मोशन की वजह से ये चार्ज पार्टिकल का सर्कल थोड़ा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर से चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। मैं पहले फिगर बना देता हूं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग। देखो मैं बनाता हूं एग्जैक्टली कैसे होता है, मैं बता देता हूं। पार्टिकल सर्कुलरली मूव करना शुरू करता है, यहां से मान लो
लेकिन शिफ्ट होगा आगे की तरफ, आगे की तरफ और शिफ्ट होगा, आगे की तरफ और शिफ्ट होगा, आगे की तरफ और शिफ्ट होगा, आगे की तरफ और शिफ्ट होगा। ऐसे ऐसे उसकी मोशन होती जाएगी। अगर परफेक्ट बहुत अच्छी फिगर बनाना चाहूं तो बहुत अच्छी फिगर कैसे बनेगी, लेट मी ट्राई। ठीक है, देखते हैं अच्छी फिगर बनती है कि नहीं बनती है। देखो ऐसे कुछ हो जाएगा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये आगे वाला पोर्शन है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का, ये भी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का आगे वाला पोर्शन, ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का आगे वाला पोर्शन। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ओके, और ये पीछे वाला पोर्शन, ये आगे वाला पोर्शन जो है, चलो मैं उसका कलर बदल देता हूँ। आगे वाला पोर्शन सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का है ये भी आगे वाला पोर्शन है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, ये भी आगे वाला पोर्शन हो गया सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री का एवरीवन। ओके, तो इस पर्टिकुलर टाइप की ट्रेजेक्ट्री को आप, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग वाला शेप है ये एग्जैक्टली। फिर से आगे वाला पोर्शन ऐसा आएगा, यू कैन सी दैट। और पीछे वाला जो पोर्शन है वो तो ब्लू रहेगा हमेशा। ठीक है, फिर से अगर आप देखोगे तो आगे वाला पोर्शन ऐसा आएगा। मतलब ये तो चलता ही रहेगा, बट मैं थोड़ा 3-4 टाइप के अलग अलग सर्कल बना के आपको दिखा देता हूँ। तो यू कैन जस्ट गेट एन आइडिया, यहाँ से आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली मोशन किस तरह से होती है, राइट। इससे आपको आइडिया आ जाएगा, यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। ये पार्टिकल यहाँ से घुसा, वो घुमा, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता जाता है, शिफ्ट होता जाता है। यू कैन सी इट इज गेटिंग शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप की उसकी मोशन होगी, दो अलग अलग टाइप की इस पार्टिकल की मोशन होगी। एक तो सर्कुलर मोशन होगी, ओके, और एक लीनियर मोशन होगी। इसकी वजह से एक सर्कल घुमा, सर्कल शिफ्ट होके थोड़ा सा आगे गया, फिर सर्कल शिफ्ट होके थोड़ा सा आगे गया, फिर सर्कल शिफ्ट होके थोड़ा सा आगे गया, और इस तरह से चलता रहेगा। और इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को क्या कहते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को कहते हैं हेलिक्स। इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को कहते हैं हेलिक्स। इसलिए हम बोलते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई दूसरे एंगल पे एंटर करते हो, दूसरा एंगल मतलब एनी एंगल विच इज नॉट इक्वल टू व्हाट, थीटा जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो एंगल नहीं होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 180 नहीं होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 90 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन एंगल के सिवा किसी और एंगल पे अगर पार्टिकल को आपने एंटर किया, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टिकल हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। ये शेप को हेलिक्स बोलते हैं, पाथ को आप क्या बोलोगे, हेलिकल पाथ बोलोगे। तो पार्टिकल हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। और यहाँ पे देखो, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये दो सर्कल के बीच का जो गैप होता है, ठीक है, ये दो सर्कल के बीच का जो गैप होता है, ओके, इस गैप को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। इस गैप को कहते हैं पिच, विच इज डिनोटेड बाय पी। और पिच ये होता है बेसिकली कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना शिफ्ट होता है बाय द टाइम पार्टिकल कंप्लीट्स इट्स वन रिवॉल्यूशन। ओके, पार्टिकल अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे, उतने टाइम के अंदर पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में कितनी शिफ्ट होगी, उस शिफ्ट को कहते हैं पिच। आई होप कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपको दिमाग में सेट हो गया होगा, एग्जैक्टली आपको आइडिया आ चुका होगा कि पार्टिकल कैसे मूव करता है। देखिए फिर से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। पार्टिकल को हमने क्या किया, एंटर किया इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने इस तरह से एंटर किया कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी वेक्टर थीटा जितना एंगल बनाए। तो मुझे क्या मिला, दो कंपोनेंट मिले। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग मिला विच इज वी पैरेलल, और उसको मैं बोलूंगा वी कॉस थीटा। और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिला अलोंग वाई एक्सिस, जिसको मैं बोलूंगा वी साइन थीटा। ठीक है, अब वी साइन थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वी cos थीटा कंपोनेंट पैरेलल कंपोनेंट है। और हमने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो इसलिए मैं क्या बोला कि v परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर मोशन होगी, और
वी पैरेलल कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कर दिया जाए तो क्या होगा, तो अगर पैरेलल एंटर कर दिया जाए तो लीनियर मोशन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू बी, ये सर्कुलर मोशन करवाएगा पार्टिकल को, और ये वी पैरेलल जो है दैट इज पैरेलल टू बी, ओके, वो क्या करवाएगा, लीनियर मोशन करवाएगा चाहे पार्टिकल की। तो आप सोचो सर्कुलर और लीनियर ये दो टाइप की मोशन अगर आप ऐड कर देते हो, मिक्स कर देते हो, तो क्या होगा, तो सर्कल घूमेगा, राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट होगा, और सर्कल घूमेगा और राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, और सर्कल घूमेगा और राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। तो बस सर्कल घूमते घूमते राइट हैंड साइड शिफ्ट होता जाएगा, और कितना शिफ्ट होगा, बाय द टाइम वन रिवॉल्यूशन गेट्स ओवर, तो जितना भी शिफ्टिंग होगा उस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रेजेक्ट्री जो होगी, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री तो है, डेफिनेटली है, और इस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे मुझे रेडियस भी मिल जाएगी। ये देखो रेडियस है, ये थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ इसको, ये रेडियस है सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की, अगर इसको आप सेंटर मान लो तो ये रेडियस कितनी होगी उसका कैलकुलेशन क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, तो करते हैं। चलो इस केस में क्या होगा हम देखते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हियर सर्कुलर मोशन of charged particle happens due to what, circular motion of charged particle happens due to v perpendicular component of velocity। और इसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम बोलते हैं ना एम वी स्क्वायर बाय आर, उसकी जगह पे अब क्या होगा, एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्यू वी भी होगा, लेकिन यहाँ पे वी की जगह पे वी परपेंडिकुलर आएगा। सो अल्टीमेटली वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे कैंसिल कर दो तो क्या होता है, देखो क्यू बी वी परपेंडिकुलर अपॉन आर हो जाएगा, लेकिन आप जानते हो वी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, तो वी परपेंडिकुलर का वैल्यू है, देख लो जरा ध्यान से, वी परपेंडिकुलर इज वी साइन थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी की जगह पे वी साइन थीटा लिखते हैं, डिवाइड बाय क्या होगा, आर होगा, एंड देयरफॉर रेडियस आर जो मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में वो होगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। रेडियस का फॉर्मूला पहले वाले केस में सिर्फ सर्कुलर मोशन जब होती थी तब वो होता था एम वी अपॉन क्यूबी, लेकिन हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से थीटा जितने एंगल पे एंटर किया है, इसलिए उस थीटा की इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रेडियस के फॉर्मूला में। अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, यहां पे भी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं, चलो हियर हियर एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर इज बेसिकली क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी हो गया, ठीक है। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं एम वी परपेंडिकुलर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू बी। अच्छा v क्या होता है, ओमेगा आर होता है, तो v परपेंडिकुलर की जगह पे आप ओमेगा आर लिख दो, और
अब देखो आर आर कैंसिल हो गया और यहां से मुझे ओमेगा मिल गया, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, देयरफॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर आप एंगुलर स्पीड बोल दो इसको, ओमेगा कितना होगा, तो कि क्यूबी अपॉन एम ही मिलेगा। ऊपर वाले इक्वेशन से ओमेगा को सब्जेक्ट बनाओ एंड यू सी दिस इज द सेम वैल्यू वी वर गेटिंग इन अ केस ऑफ सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। ओके, तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री हेलिकल है, वहां पे ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर थी, लेकिन दोनों केस में ओमेगा की जो वैल्यू मिलेगी आपको सेम मिलेगी, क्यूबी अपॉन एम। ओके, क्यूबी अपॉन एम आपको ये वैल्यू सेम मिल जाएगी। अब क्या होगा उसके बाद, तो कि देखिए नाउ वही होगा, क्यूबी अपॉन एम है, तो फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी आपको, तो फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी क्यूबी अपॉन 2πm। है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी आपको वैसे ही मिल जाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बाद टाइम पीरियड निकालते हैं, तो नाउ टाइम पीरियड होता है टी विच इज 1/f, और यहां से आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी वही मिलेगा जो पहले मिलता था, 2πm अपॉन क्यूबी। ओके, और इस केस में भी हम ऐसा बोल सकते हैं, हियर ओमेगा एफ एंड टी all are independent of radius and v perpendicular component। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी और रेडियस से ये तीनों तीन क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। इतना तो पता चला, अब क्या करना है, तो देखो हमने पिच के बारे में बात किया था, तो हम पिच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पिच क्या होता है, तो पिच इज नथिंग बट दिस इज हॉरिजॉन्टल, एक काम करता हूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल distance covered by charged particle by the time it completes one revolution। Okay, by the time it completes one revolution, and this occurs due to what, v parallel component of velocity। है कि नहीं, तो उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, तो पिच का फॉर्मूला बना सकते हैं। पिच का फॉर्मूला क्या होगा, तो कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, तो कि वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। वेलोसिटी कौन सी लेंगे भाई, तो कि वेलोसिटी लेंगे वी पैरेलल, क्योंकि वी पैरेलल की वजह से ही हमको पिच मिलता है। और टाइम कौन सा लेंगे, तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, चार्ज पार्टिकल बाय द टाइम इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन। मतलब आप सोचो वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो कि टाइम पीरियड जितना टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे टाइम की जगह पे मैंने क्या लिखा है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है। तो बस आप क्या करो, वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो पिच वी पैरेलल क्या हुआ बताओ, चलो वी पैरेलल हम प्रीवियस वाले फिगर से देखते हैं। देखो वी पैरेलल जो है वो है वी कॉस थीटा, राइट। तो v पैरेलल की जगह पे अपने लिखेंगे v cos थीटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, दैट इज 2πm अपॉन क्यूबी। तो बस ये हो गया आपका पिच का फॉर्मूला, 2πm v अपॉन क्यूबी cos थीटा। और देखो ये पिच में वेलोसिटी इज एग्जिस्ट, राइट, पिच के फॉर्मूला में वेलोसिटी आती है, और इसकी वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पिच वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। जितनी भी ज्यादा वेलोसिटी से आप पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हो, उतनी ही ज्यादा पिच आपको मिलेगी, उतनी ही ज्यादा पिच आपको मिलेगी। आई होप कि ये पिच के बारे में समझ में आ चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ओके, तो यहां पे हमने जो भी पढ़ा, कुछ चीजों में हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। कंक्लूजन्स क्या निकाल सकते हैं, देखो
कि when velocity vector is perpendicular to b, ट्रेजेक्ट्री क्या मिलेगी बताओ? ट्रेजेक्ट्री होगी सर्कल, है कि नहीं? ट्रेजेक्ट्री सर्कल होगी, रेडियस होगी mv अपॉन क्यूबी, या फिर आप मोमेंटम अपॉन क्यूबी ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया p बाय क्यूबी, mv बाय क्यूबी। यहां से क्या पता चलता है कि व्हेन स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस, रेडियस आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। फिर और एक चीज पता चलती है, क्या पता चलता है यहाँ पे कि ओमेगा का फॉर्मूला है क्यूबी अपॉन एम, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है क्यूबी अपॉन 2 पाई एम, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, है ना? 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। और ये तीन चीजें कांस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट है आर एंड वी से। ठीक है, ये इतना समझ में आया यहाँ पे मुझे। ओके, और यहाँ पे जस्ट कंपैरिजन में बता रहा हूं, व्हेन थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b, तो यहां से क्या पता कर पाओगे आप? तो यहाँ पे आपकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो हेलिकल होगी, यानी हेलिक्स मिलेगा आपको। रेडियस जो है वो होगी mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। ये तीसरा पॉइंट जैसा यहां पे है वैसा सेम टू सेम यहां पे आएगा। फिर नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, ये तीन पॉइंट भी सेम टू सेम यहां पे आपको मिल जाएंगे जैसे आपको मिले थे। ओके, सो सिर्फ आप देखिए, दोनों की कंपैरिजन करने की कोशिश करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि ट्रेजेक्ट्री और रेडियस ये दो चीजें ऐसी है जो चेंज हो जाती है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? पिच मिलेगा। पिच के बारे में बात कर पाओगे। यहाँ पे आप बी परपेंडिकुलर टू बी वाले केस में पिच नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं कि R is proportional to V है एंड ओमेगा एफ टी ये सब कांस्टेंट है एंड ओमेगा एफ टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्या? R एंड V है। ये मैंने सब सम अप कर दिया, 3 4 5 6 सारे पॉइंट्स को यहाँ पे 2 पॉइंट के अंदर मैंने कवर अप कर दिया है। और लास्ट चीज यहाँ पे जो आएगी वो है पिच। पिच होती है V पैरेलल इनटू T। इस तरह से इसको याद रखना तो आसानी से याद रह जाएगा। और उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई mv अपॉन क्यूबी कॉस थीटा। और यहां पे आप बोल सकते हो कि पिच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड देयरफॉर लार्जर दी v, लार्जर दी पिच। ओके, तो इसना वर्ड्स में नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूं। यहां से ही पता चल जाता है पिच इज प्रोपोर्शनल टू v, और उसकी वजह से व्हेन पिच इज व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा? पिच भी इंक्रीज होगा एंड वेलोसिटी जब डिक्रीज होगा तो पिच भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो कैन जस्ट कंपेयर दिस टू टाइप्स ऑफ मोशन। ओके,
जब थीटा एंगल पे एंटर करो और 90 डिग्री पे एंटर करो, तो दोनों मोशन में आप कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हो तो ये उसकी कंपैरिजन है। ओके, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज आगे पढ़नी है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, मैं यहाँ पे आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं, आप शायद यहाँ पे देख पाओगे, तो मैं ट्राई करता हूं इसको दिखाने की। देखिए ये अर्थ है, यहाँ पे चलो मैं लेता हूं ये अर्थ, दिस इज अर्थ। ओके, और ये उसकी एक्सिस है, ये अर्थ की एक्सिस है, जिस एक्सिस पे अर्थ घूमती है। ओके चलो, मैं थोड़ा सा शेडिंग वेडिंग कर देता हूं ऐसा, सो दैट यू कैन फील दैट दिस इज अ स्फेरिकल बॉडी। आई एम नॉट गुड एट शेडिंग, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू फील कि ये स्फीयर है इन शॉर्ट। ओके, ये स्फीयर है। अब क्या होता है पता है कि ये क्या है, इस जगह पे है नॉर्थ पोल, इस जगह पे है साउथ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या होता है पता है, जब सोलार रेडिएशंस, जिसको अपने सोलार विंड बोलते हैं, सन हमेशा क्या करता है, अपने सरफेस के ऊपर से बहुत सारे रेडिएशन को स्पेस में थ्रो करता है, और वो रेडिएशंस जो होते हैं उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है। और ये सारे चार्ज पार्टिकल वाले रेडिएशंस स्पेस में ट्रैवल करते हैं, वो रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, सोलार विंड कहते हैं। अब ये जो सोलार विंड होती है ना, जैसे ही अर्थ के पास आएगी, ओके, अर्थ के पास आएगी, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे तो कुछ ऐसा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है। मैं यहाँ पे नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिखा रहा हूँ, और ये पर्पसफुली दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यू विल कम टू नो वेरी सून। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो टेंशन मत करो, मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, इसका टाइम अभी नहीं आया है। यू विल कम टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी सून। ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है, यू कैन सी दैट। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही सोलार विंड में चार्ज पार्टिकल होंगे, और चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के साथ इंटरेक्ट होंगे ना, तो क्या हो जाएगा पता है, वो चार्ज पार्टिकल इस तरह से हेलिकल पाथ पे मूव करना शुरू करेंगे, और क्या हो जाएंगे, नॉर्थ पोल पे डंप हो जाएगा, ऐसे ऐसे डंप होगा, ऐसे 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 डंपिंग चलता रहेगा उसका। ऐसा सिर्फ नॉर्थ पोल पे नहीं होगा, ऐसा साउथ पोल पे भी होगा। अब होता क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस काइनेटिक एनर्जी से स्पेस में वो मूव करते हैं, और सडनली वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको ट्रैप कर लेता है। आप बहुत जोर से दौड़ रहे हो, सपोज बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ रहे हो, और सडनली आपको कोई रस्सी से पकड़ के खींचने की कोशिश करे, वैसा ही कुछ होगा यहाँ पे। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो सारे चार्ज पार्टिकल को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, और वो जो एनर्जी लॉस होगा, वो एनर्जी लॉस यहाँ पे, वो एनर्जी लॉस जो है वो यहाँ पे आपके नॉर्थ पोल के आजू बाजू, ठीक है, नॉर्थ पोल के आजू बाजू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लॉस होगा। मतलब एनर्जी लॉस हुआ, और किस फॉर्म में लॉस हुआ, तो कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में लॉस हुआ। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर विजिबल रीजन में है, तो विजिबल रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना भाई, वो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल के आजू बाजू पूरे आसमान को, पूरे स्काई को बेसिकली क्या करेंगे, कलरफुल कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब अगर आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो और आसमान में देखोगे, तो you'll see lot of colors, actually lot of colors, ठीक है। ये लॉट ऑफ कलर्स क्यों दिखते हैं, तो कि ये जो सोलर विंड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होती है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी के रिड्यूस होने की वजह से उसकी एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस होती है, मतलब
चेंज हो जाती है और एनर्जी लॉस होता है। जो एनर्जी लॉस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विजिबल रीजन में ये लॉस जो होता है वो आपको आसमान में अलग अलग कलर्स के फॉर्म में ये आपको दिखेगा। आसमान में आपको ये अलग अलग कलर्स के फॉर्म में दिखेगा। तो ये जो कलर्स आपको दिखते हैं उसको बोला जाता है ऑरोरा। ठीक है, आप लेक्चर के खत्म होने के बाद जस्ट गूगल कीजिएगा ऑरोरा, इतना लिख लीजिए तो ऑरोरा बोरियालिस होता है, आई थिंक बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रीज। एग्जैक्टली उसके जो नाम है एग्जैक्टली ये ज्योग्राफी के हिसाब से मुझे पता नहीं है, बट फिजिक्स में इसको क्या कहते हैं, ऑरोरा कहते हैं। और ऑरोरा नॉर्थ पोल पे दिखता है, साउथ पोल पे दिखता है। दो जगह पे आपको ऑरोरा की इफेक्ट देखने को मिलेगी। एकदम हाईली वॉलेटाइल, रंग बिरंगी कलरफुल स्काई देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो अल्टीमेटली सारे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। यू कैन जस्ट सी कि वो हेलिकल पाथ पे मूव कर रहे हैं। मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, तो कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से ट्रैप होके हेलिकल पाथ पे उसके आजू बाजू मूव करते हैं, वैसे ही पूरा प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड के आजू बाजू हेलिकल पाथ पे वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो काफी हद तक प्लाज्मा को हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप इस पर्टिकुलर चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं बस यहां तक रखता हूं, इसके आगे हम बात करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन ऑलवेज सेंड दोज क्वेरी टू मी। Okay, bye bye. Have a nice day.